कुछ लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आकर मैं 24 में शपथ ले लूं। बच्चों के मन पर दूसरा असर पड़ता है। बच्चे फिर कल्पना करने लगते हैं कि कोई उनके पापा को गोली मार देगा। तो इस देश में कुछ भी इलीगल आप पे लगा के आपको 8 महीने के लिए 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। अगर मेरी आर्थिक शक्ति इतनी होती तो मैं इसी बार हमेशा के लिए इस पेशे को छोड़ देता। अच्छा, और उसके बाद अब रात 9 बजे क्या करते हो आप? ये क्या बदला? गिराने की भी कोशिश? बहुत तो कुछ बहुत किस्से हैं। मैं एनडीटीवी के इतिहास में शायद मैंने लिखा था अपनी चिट्ठी में कि मैं डिमोट हुआ था। इस प्रोसेस को मैं समझ गया कि ये देश के नाम पर ही खत्म किया जा रहा है। पत्रकार, लेखक, ब्लॉगर और क्या क्या कहें रवीश आपके परिचय में? ये 3 काफी है। और बोलना ही है किताब के लेखक, और साथ में एक पहलू और है, इश्क में शहर होना। इश्क में शहर होना एक दूसरा रवीश दिखाता है, और बोलना ही है एक दूसरा रवीश दिखाता है। बीच में कुछ और रवीश है। तो हमारे सामने रवीश हैं, और साथ में आपको बताऊं, उस शेर का जिक्र मैं अक्सर करता हूं। रवीश निदा फाजली का शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो 2 आदमी तो इसमें दिख रहा है, दोनों विपरीत ध्रुव पर है। एक है जो इश्क में है और इश्क में शहर हो गया है, और छोटी छोटी कहानियां जो लपरेक है उसमें इश्क में डूबा एक लड़का, एक लड़की, शहर, शहर के प्रतीक, शहर के बिंब, ट्रेन, स्टेशन, शहर के चौक चौराहे, नुक्कड़ में भी इश्क देख रहा है। और जो पहली कहानी है जिसमें आपने कहा है मैं आज स्मॉल टाउन सा फील हो रहा हूँ, सा फील कर रहा हूँ, आखिर में वो लड़की कहती है, लड़का कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से, और जवाब है शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। तो इसमें मोहब्बत में डूबा हुआ रवीश है, और इसमें बहुत गुस्से वाला रवीश है, जिसमें बहुत गुस्सा है व्यवस्था से, सत्ता से, सरकार से, ऊपर बैठे जो लोग हैं उनसे। तो रवीश काफ़ी बदले क्या बीते 8-10 सालों में, और बदलाव का दौर ये कब से हुआ? ये लगातार चला है प्रोसेस। दिल्ली आने के साथ ही मैं हर साल बदलता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी था, पढ़ने का तरीका मालूम नहीं था, और इसलिए मैं इस बात को समझता हूँ कि बहुत सारे छात्र एमए तक निकल जाते हैं, लेकिन किताब क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, और पढ़ते वक्त किन बातों को ख़ास तरीके से नोट करनी चाहिए, ये सबको मालूम नहीं होता है। ऐसा मुझे लगा कि मुझे मालूम नहीं था, पर मुझे इतिहास के हमेशा ही वर्ल्ड क्लास शिक्षक मिले, और वो सब डेडिकेटेड टीचर थे, मतलब साधारण टीचर नहीं कि एक तो अपने एकेडमिक एक्सेलेंस में शानदार, मतलब दुनिया की हर बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए लोग थे, और बहुत डेमोक्रेटिक लोग थे। मतलब नाम से उनको बुलाना, उनकी अंग्रेजियत को टोक देना, फिर भी वो बुरा ना मानते थे, और कई बार कह देते थे कि हाँ यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे पढ़ाएं तुमको। लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए उन लोगों ने हिंदी सीखी, हिंदी में मेहनत की। तो ये सारी चीज़ें देखकर लगता था कि हम जैसे कमज़ोर छात्रों के लिए हमारे टीचर जो हैं, जो स्टीफन से पढ़कर आए हैं, जिनका इतना अचीवमेंट है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उनकी मेहनत की जिम्मेदारियों से मैं भी बनता चला गया। तो मैं भी धीरे धीरे पढ़ने लगा और समझने लगा। तो एक बदलाव वहाँ हुआ बहुत तरीके से। वो यहाँ तक कहते थे कि तुम्हारे आसपास जो दोस्त हैं कहीं एक ही राज्य के तो नहीं हैं। हिंदुस्तान को अगर जानना है तो अलग अलग राज्यों के लोगों से दोस्ती करो। दिल्ली आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, तुम जिस कमरे में रहते हो क्या वहाँ पर केवल बिहार के ही लोग हैं? तो कहते हाँ सर, हम लोग तो एक ही ट्रेन से आए हैं और किराए के मकान में रहते हैं तो एक ही साथ रहते हैं। तो कहते थे चलो वो अगर मजबूरी है तो जब कॉलेज आओ तो अलग अलग लोगों से बात करो, लड़कियों से बात करो, लड़कों से बात करो, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बात करो, दोस्ती करो, उनको समझो, उनके घर में जाओ, उनको घर बुलाओ। तो ऐसा लगता था कि और ये सिर्फ मेरे से नहीं, हमारे टीचर सभी छात्रों के लिए ऐसे थे।
बात यह है कि जब वो अमृत बांट रहे थे तो कौन लेना चाहता था उनसे तो मैं अपने शिक्षक को हमेशा याद करता हूँ और आज भी मैं यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं उसी हक से फ़ोन करता हूँ, माट साहब ये किताब आपके पास है क्या, भेज दीजिएगा तो वो भिजवा भी देते हैं, कहते हैं यार मैं तो कहीं और जा रहा हूँ तो फिर वो भिजवा देते हैं। तो उन्होंने काफ़ी बदला और उस बदलने के प्रोसेस में आधुनिक भारत के इतिहास को काफ़ी दूसरे तरीके से बताया। बहुत जड़ व्याख्या उनकी नहीं थी जैसा कि इतिहासकारों की छवि बना दी जाती है। अब इस देश में कोई अजीत जी इतिहास तो पढ़ता नहीं है, सारे लोग मेडिकल पढ़ने चले जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने चले जाते हैं और बाकी लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, हाँ, अब बचे हुए व्हाट्सएप पढ़ते हैं, फिर आके एक सुबह उठ के कहते हैं हमें तो पढ़ाया नहीं गया। एक सम्राट अशोक पे ही नयनजोत लाहिरी ने किताब लिखी है, तो उस किताब को लिखने के लिए उन्होंने 300 रेफरेंसेस, उसमें बहुत सारे 200-250 किताबें हैं। अब अचानक कोई आके कहे कि अशोक के बारे में बताया नहीं गया, भाई इतिहासकार काम कर रहा था। कितने ही कम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, कितने ही कम लोग जाके रिसर्च स्कॉलर बनते हैं। तो जाहिर है इतने बड़े देश का इतिहास कभी भी पूरा नहीं लिखा जा सकता है। ऐसा कहने वाले मंत्री भी नहीं बताते हैं कि इतिहास सही और ज्यादा से ज्यादा लिखा जा सके, इसके लिए हम कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ये बात वो नहीं कहेंगे। वो तो इतिहास ऐसा लिखते हैं कि हाँ, बुलबुल की पंख पर वो कुछ भी लिख सकते हैं, के बाहर जाते तो वो थे, कुछ भी लिख सकते हैं वो इतिहास। तो इसलिए इतने बड़े देश का इतिहास एक साथ लिखा ही नहीं जा सकता था, और जो लिखा गया उस पर भी कई बार लिखा गया है इतिहास का। तो जो लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं रहे, उस तरह की ये बातें करते रहे। तो कुछ बदलाव मेरे शिक्षकों ने किया एमए तक जाते जाते, और वो दोस्त बन गए। तो हमने तो कभी देखा नहीं कि पहली बार देखा कि वो समय से पहले आने वाले टीचर थे, कभी क्लास नहीं छोड़ते थे और वो हमेशा लिखवाते थे कि लिखो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं दिल्ली आके किसका इतिहास पढ़ रहा हूँ, कौन सा देश है। मैं तो बिहार जानता था, पटना जानता था, मोतिहारी जानता था। और फिर उन्होंने इन सारी चीज़ों से कनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। मैंने कहा सर आप पढ़ाते हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये यूरोप का इतिहास क्यों पढ़ रहा हूँ, और यही भारत की आज़ादी का इतिहास ये मेरे लाइफ से कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो वो कहते थे कि और मैं कल्पनाओं में खो जाता हूँ। फिर तो उन्होंने कहते ठीक है, तो जिन कल्पनाओं में खो जाते हो उसी पे तुम ट्यूटोरियल लिख दो। तो मैं उससे लिखते लिखते फिर इतिहास लिखने लगा, फिर इतिहास के ट्यूटोरियल लिखने लगा। तो हमेशा मेरे टीचर कहते थे कि किसी की नकल मत करना, ओरिजिनल लिखो, खराब लिखो मगर ओरिजिनल लिखो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ट्यूटोरियल चलते हैं, लोग उसी की कॉपी करते रहते हैं, तो वो बहुत पकड़ते थे कि किसी की कॉपी का इंप्रेशन है कि नहीं। तो एक ओरिजिनल लिखने की आदत आई, वहाँ से बदले। फिर जब आप पेशे में आए तो वो कुछ और हालात थे, और लेकिन पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण था मेरे कुछ भी होने में। इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि पढ़ते चलिए आप अगर युवा हैं तो, क्योंकि जब आपको मौका मिलेगा या कोई ऐसी कुर्सी मिलेगी या कोई ऐसा कोई शो मिलेगा, अगर पढ़ाई का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्दी आप थक जाएंगे या सस्ती चीज़ें आप का इस्तेमाल करने लगेंगे लोकप्रिय होने के लिए। तो मेरे पास वो तैयारी थी मेरे बदलाव में। लेकिन मैं फिर एक बीच में डाल रहा हूँ सवाल। इस बदलाव में अगर किताब के छपने का साल देखें तो 2 साल का फर्क है। शायद 2015 में ये छपी, हाँ। इश्क में शहर होना शायद 17 में ये छपा है। ये 17 की किताब है, बोलना ही है, हाँ। और जिसका कई भाषाओं में अनुवाद है, अंग्रेजी समेत। हाँ। 2 साल का फर्क है। लेकिन इसको जो पढ़ेगा, इश्क में शहर होना, और जो इसको पढ़ेगा जिसका जवाब अभी मिला नहीं, हाँ। इसमें मोहब्बत में डूबा हुआ एक लड़का है। देखिए, जब आप इश्क की ऐसी कहानी लिखते हैं तो जब तक कुछ महसूस और फील नहीं करते तब तक नहीं लिखते। इस किताब में एक आक्रोश में भरा हुआ एक पत्रकार है जिसमें बहुत गुस्सा है। तो इस बदलाव को की वजह को मैं समझना चाहता हूँ। ये किताब देर से छपी, लेकिन जो इश्क में शहर होना की जो कहानियाँ हैं छोटी छोटी, वो मैं बहुत पहले से लिखने लगा था। वो शायद 2010, 11, 12 का साल रहा होगा। उसमें तृणमूल का भी जो कलकत्ता में तृणमूल और लेफ्ट तृणमूल का राइज हो रहा था, और तब मैं घूमा करता था काफ़ी।
जब लोग मुझे नहीं जानते थे तब मैं लोगों को जानता था, उनके बीच बैठ जाता था और चुपचाप सुनता था उनकी बातचीत, वो बातचीत में क्या हो रही है सारी चीज़ें। तो ये सारी जो प्रसंग हैं वो काल्पनिक नहीं है, वो सब सुनी गई हैं, प्रेमियों ने एक दूसरे को क्या कहा और या देखी गई हैं वो। तो मुझे अच्छा लगता है लोगों को ऑब्जर्व करना, यही सुख मुझसे चला गया। मतलब जब लोग मुझे ऑब्जर्व करने लगे तब फिर मैंने अपने आप को एक सिमटी हुई समेट लिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये उस वक्त की कहानियां हैं और मुझे इस पर आना ही था, क्योंकि जो मेरी ट्रेनिंग थी हिस्ट्री की और चीज़ों को देखने की, उस प्रोसेस को मैं समझ गया कि ये देश के नाम पर ही ख़त्म किया जा रहा है। और मुझे लगता था कि शायद मेरी बातें समय के साथ गलत साबित होंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। गलत साबित हो जाती तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे तो उसी देश से प्यार है जहां मैं पैदा लिया हूं, और उसका कुछ भी अच्छा होता रहे, ये कौन नहीं चाहेगा। लेकिन बातें तो सच ही निकली। अगर आप अब 8 साल का वक्त है, आप देख सकते हैं। तो इस किताब में एक बागी रवीश दिखता है, और उसके बाद आपके भाषण जितने हम देखेंगे, जो अलग अलग सेमिनार में आप बोलते हो, चैनल पर तो आपने जो किया प्राइम टाइम में, दर्शक जो अभी देख रहे हैं मोटे तौर पर सब जानते हैं। तो ये जो आपके भीतर आक्रोश है, वो आक्रोश 2016-17 से उसकी शुरुआत होती है, जब लिंचिंग और तमाम ऐसी घटनाएं हो रही थी। आप पर भी व्यक्तिगत हमले हुए, आपको गालियां दी गई, जिसका जिक्र आप करते रहे हो अपने लेखों में। लेकिन इस किताब की भूमिका में एक बात जो आपने लिखी, भूमिका नहीं, समर्पण में, नॉयना, तनिमा, तनिषा को जो मेरे बोलने और लिखने का मोल चुकाते हैं, आपने पत्नी और 2 बेटियों का जिक्र किया। ये मोल कैसे चुकाते हैं, जरा हम यहाँ से समझना चाहेंगे कि एक पत्रकार अगर इस दौर में सत्ता के खिलाफ या सत्ता की आलोचना करता है, उस पत्रकार को क्या क्या झेलना पड़ता है। अपने शब्दों में आपने कई बार कहा है, लेकिन उसके परिवार पर क्या बीतता है, जिसका इशारा आप इस 2 लाइन में कर रहे हैं। बहुत कुछ तो नहीं बता सकता, क्योंकि इसे देखने के बाद फिर वही बातें उनकी ज़िंदगी में पहुंचेंगी। लेकिन उनके साथ बहुत मुश्किल रहा। हमारी बेटियां लगभग एक बंद कमरे में ही बड़ी हुई, और जब वो बहुत छोटी थीं तो अचानक वो देखने लगी कि मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हैं, जो बंदूक लेकर चल रहे हैं, कार में बैठी हैं। तो छोटे बच्चे पर क्या असर पड़ता है, मैं भी बहुत उस चीज़ को लेकर जागरूक तो नहीं था। मुझे लगता था कि शायद उन्हें भी अच्छा लगता होगा कि कोई पुलिस है और या फिर ऑफिस का दिया हुआ सिक्योरिटी गार्ड है, तो उन्हें वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती होंगी। लेकिन बच्चों के मन पर दूसरा असर पड़ता है। बच्चे फिर कल्पना करने लगते हैं कि कोई उनके पापा को गोली मार देगा तो उनके पापा की ज़िंदगी की क्या होगी, फिर हमारे पापा नहीं रहेंगे। तो वो डर और उसकी प्रक्रिया का असर तो हुआ उनकी ज़िंदगी पे। फिर हम एक साथ कहीं जाने आना हमारा बंद हो गया, कि बहुत तरह से लोग जब हम ऐसे भी कम वक्त मिलता था तो किसी रेस्तरां में बैठे हैं, आसपास नज़र देख रहे हैं, बेटियां ही नोटिस कर रही हैं कि पापा कोई उधर से कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो खुद ही सहज नहीं हो पाती थी कि क्या खाएं नहीं खाएं। ग्लास है, जैसे इसमें चाय है, तो कोई कहेगा कि हाँ ये शराब है ना। तो इस तरह से लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, टेबल पे क्या रखा हुआ है। उस वक्त तो खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी इतना हंगामा होता था, वरना तो आप क्या खा रहे हैं आप ऐसे करके फ़ोटो खिंचा सकते थे कि चिकन को लेके भी क्या बना दे और मटन को लेके भी लोग क्या बना दें। तो वो फैमिली लाइफ तो ख़त्म हो गई, मतलब पूरी हमारी। और उन्होंने ज़्यादा कीमत चुकाई है, बहुत ज़्यादा। और उनका बचपन नॉर्मल नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि हम कोई लोग समझते हैं कि कोई मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, पर आप जानते हैं कि मैं जहां रहता हूं बहुत सामान्य सा घर है, सामान्य सी जगह है। तो हम वो भी नहीं था कि हम कोई सेलिब्रिटी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं जहां पे और हमारे घर के काम करने के लिए 4-5 और स्टाफ हैं, तो वो भी नहीं था। तो वो पहले मैं सब्जी खरीदने खुद ही जाता था, वो बंद हो गया, फिर किसी और पे डिपेंड होने लगा। मार्केट में कई बार, मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, केक बनाने की कोई चीज़ें खरीदनी थी, तो मेरी बेटी ने कहा कि चले जाकर ले आएँ। तो मैं बालकनी में खड़ा था, छोटी सी बालकनी है,
तो मैंने लगा कि इतना भी कुछ ज़्यादा ही मैं डर गया हूँ या सीरियसली ले रहा हूँ, चलते हैं। तो मैं गाड़ी से बैठा और 100 मीटर की दूरी पर गया, एक केक की दुकान में खरीद ही रहा था। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी 4 लोग आ गए और घेर के वो बदतमीजी करने लगे मेरे साथ। आप बच्चे के साथ हैं और फिर मुझे डिसाइड करना है कि क्या करना है, तो मैं तो लड़ नहीं सकता उन लोगों से। फिर आप गाड़ी में बैठते हैं, फिर वहाँ से आप अपने आप को निकालते हैं। इन सब का बच्चों में बहुत धीरे धीरे असर होता चला गया। और तो ये स्थितियां बदली है या जैसे नहीं बदली, 4 साल पहले, 5 साल पहले, इतना क्योंकि आप बहुत नहीं। वोकल उस समय हाँ, थे, अभी बिल्कुल नहीं बदली है, अभी भी वैसा ही है। अभी भी 4 लोग आ जाते हैं। देखिए क्या है, चाहने वाले तो 40 आते हैं और ये गाली देने वाले 4 आते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं है, ये स्टेट के एक्सटेंशन है। इनको आपको समझना पड़ेगा। ये पार्टी के एक्सटेंशन है, तो ये पूरे पावर सिस्टम के एक्सटेंशन है। ये झगड़ा करके आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। आपको कोई, अब तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही कह रहे हैं कि बेल देने में जज को परसेप्शन से डर लगता है। सीजेआई ने कहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, हमको डर लगता है। जब जज को डर लगता है तो अब हमारी आपकी तो बात ही बंद हो जानी चाहिए कि हमें डर लगता है। पहले तो उन्हीं को डर से आजाद करें कि आप कम से कम फैसला तो सही लिखो। तो हम और आप तो अब किसके भरोसे हैं? जब वो तो किसी भी तरह के मुकदमे में फंसा देंगे ना आपको। फिर बैठिए 4 महीने तक और 6 महीने तक जेल में बैठिए। कफील खान पर क्या हुआ? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ना कि इल्लीगल एनएसए है, इल्लीगल। कुछ हुआ उस अधिकारी का? कुछ हुआ? इस देश में कुछ भी इल्लीगल आप पे लगा के आपको 8 महीने के लिए, 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। तो आप तो झगड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप वहां से आते हैं एक सामान्य सी चीज खरीदने के लिए, तो उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ जीवन कैसे बिताते हैं? यही ना कि कहीं पार्क में घूमने जाएंगे, कहीं खाना खाने जाएंगे, कोई चीज सामान खरीदने जाएंगे, कहीं ट्रैवल करने जाएंगे, तो एक मेमोरी बनती है। वो प्रोसेस पूरा खत्म हो गया तो वो मेमोरी नहीं बनी। तो जब वो नहीं मेमोरी बनती है तो उसके बहुत सारे रिपरकशन होते हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं उसके। तो वो हुए, उन्होंने उसकी कीमत चुकाई। अच्छा, डर, मीडिया और बाकी पहलू पर आगे फिर बात करेंगे। बीच में अचानक मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि जो रवीश कुमार सुबह से लेकर रात तक प्राइम टाइम की तैयारी में रहते थे, 9 बजे प्राइम टाइम पेश करते थे, लाखों करोड़ों दर्शक देखते थे, अब रात 9 बजे क्या करते हो आप? ये क्या बदला? क्योंकि आप जिस परिवार से दूरी का जिक्र बार बार आप करते रहे हो, पहले वीडियो में भी आपने किया है, तो अब क्या वक्त आपके पास इतना है जिसको एंजॉय कर रहे हो, मिस ज़्यादा कर रहे हो या खुश ज़्यादा हो? बहुत मुश्किल है। मतलब 9 बजते बजते हमारे दर्शकों के मैसेज आने लगते हैं कि अब बताइए क्या देखें, खाना नहीं खाया जा रहा है, मिस कर रहे हैं, आप वीडियो भी नहीं बना रहे हैं। मैं बीमार पड़ गया था वायरल से। तो अभी उन्हीं सब चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, जज्ब कर रहा हूँ। इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि मेरा दर्शकों के साथ बहुत दूसरा रिश्ता है। और मैं छींक भी देता हूं तो बहुत सारी दवाइयां घर भेज देते हैं लोग। हाँ, मैं कहीं सुन रहा था कैलिफोर्निया से किसी ने मुझे भेज दिए शायद, किसी जगह आपने कहा। हाँ। तो लोगों ने तो मैं लोगों के आंगन में नज़र आता हूं ज़्यादा। अब मैं नज़र नहीं आ रहा हूं तो वो काफ़ी उदास हैं। तो मुझे उनकी चिंता होती है कि कई लोग बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं, बहुत उदास हो जाता हूं। पर एक जो था कि ये प्रोग्राम करते करते जिस तरह का जितना बड़ा प्रोग्राम था, आप टीवी इंडस्ट्री के जानकार हैं, तो उस अनुपात में रिसोर्स तो था नहीं। लेकिन फिर भी रोज़ मैं सुबह 7 बजे से लग जाता था लिखने में, टाइप करने में। ये पूरी कलाई, हथेली, इन सब उंगलियों में बहुत दर्द होता था और बहुत बेचैनी कि कल सुबह क्या करेंगे। कोई हेड स्पेस नहीं होता था। 10 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ, 11 बजे तक मैसेजेस आते थे। और ऐसा नहीं कि हमारे दर्शक जो हैं सब वाह वाह करने वाले हैं, 4 पॉइंट ऐड कर दिया, ये छूट गया, ये एनालिसिस ठीक नहीं था, यहाँ तक कि कभी ऊंचा बोल दिया, ये पिच थोड़ा सा बेटा आप लो कर लो, है ना। तो बहुतों का मैं बेटा भी हूँ, तो हाँ मामा जी, हाँ आंटी ठीक है मैं कर लूँगा। तो गलती हो गई, जोश में आके बोल दिया था। नहीं, तुम पे बहुत दबाव है, तुम बीमार क्यों लग रहे हो, ऐसा करो कि थोड़ा गुड़ खा लिया करो, थोड़ा हम हनी भिजवा देते हैं, तुम मध खा लिया करो। तो वो एक रिएक्शन काम का, प्रोसेस का। तो हमारे दर्शक जो थे, अजीत जी हमेशा कहते हैं, वो फ़ैन नहीं है,
चूंकि हम बहुत आलसी एनालिसिस कर देते हैं, वो लोग मेरे जागने से लेकर सोने तक के उस पीड़ा के प्रोसेस से वो जुड़े हुए लोग हैं, और वो जब देखते थे तो उसे पूरा महसूस करते थे। इसलिए मैंने कहा कि मैंने अपने आसपास एक इंस्टीट्यूशन बनते देखा है, वो है दर्शकों की संस्था। सारी संस्थाएं ढह गई हैं, मगर कुछ दर्शक होंगे, हो सकता है इसकी दुनिया बहुत बड़ी हो, मैं नहीं जानता इसका आकार कितना है, पर वो एक संस्था बनते देखा जो बहुत तरीके से मुझे कस रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था, मुझे बहुत सहला भी रहे थे, दुलार भी कर रहे थे, कस भी रहे थे, बहुत सपोर्ट भी कर रहे थे कि नहीं उठिए। मतलब कई लोग तो च्यवनप्राश बनाकर भी भेजने लगे गुजरात से कि ये देखिए हम आपके लिए स्पेशल यहाँ से च्यवनप्राश बना रहे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, आपको यही खाना है सुबह और शाम। अश्वगंधा भेज रहे हैं कि मेमोरी ठीक रहे। तो वो सब अब मिस कर रहे हैं, वो दर्शक तो हैं ही उनकी जिंदगी से तो क्या सोच रहे हो? जैसे आपने YouTube शुरू किया, हालांकि मैं फिर कहूँगा ऑन रिकॉर्ड कि मैं किसी को ऐसा नहीं जानता, इतना रिसर्चर नहीं हूँ, लेकिन कोई ऐसा पत्रकार जो YouTube पर आए और 10-15 दिन में 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। मैं भी 2.5 साल से हूँ, अभी 3 मिलियन होने में कुछ हज़ार बाकी है, लेकिन न सिर्फ 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर होना बल्कि लाखों देखना। और एक जिक्र जो मैंने पहले किया, 1,37,000 लोगों ने कमेंट किया रवीश, और उसका अनुपात देखेंगे, मैं तलाश रहा था कि इसमें गालियाँ और तालियाँ कितनी हैं। बहुत कम लोग होंगे उसमें ज़्यादातर लोग, शायद 90% आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं कि किसी के हौसले को उड़ान मिल जाए उससे कि अरे यार हम तो अपने दम पर इतने चाहने वाले लोग हैं। पर मैं उसमें अपने लिए नहीं देखता हूँ, मैं उन सराहनाओं में मैं पढ़ता हूँ सबके कमेंट्स को। अब तो उंगलियों में बहुत दर्द है, वरना मैं सबको जवाब देता। मैं इस तरह का फितूरी आदमी था कि तो अब बहुत दर्द होता है, मतलब उंगलियों में, तो मैं टाइप नहीं कर पाता कम। तो अभी उसको आराम है, मतलब अभी प्राइम टाइम नहीं करने से मतलब हाथों को थोड़ा सुकून है। तो ये मैं देख रहा हूं कि मेरी तारीफ करने के प्रोसेस में वो क्या लिख रहे हैं। वो डेमोक्रेसी के वैल्यूज को ग्रहण कर रहे हैं, उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, और अपने नागरिक कर्तव्य बोध को वो समझ रहे हैं, अपने भीतर परिभाषित कर रहे हैं। भले वो अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, लिख मेरे लिए रहे हैं, मगर तारीफ दिख रही है कि मेरी हो रही है। मगर आप ऐसे देखिए कि वो इस वक्त में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जहां जज को बेल देने में डर लगने लगा है, ऐसे साहसिक नागरिकों का संसार नजर आता है, गुलदस्ता नजर आता है, बाग नजर आता है कि जो इस साहस को समझ रहे हैं। तो मैं बहुत खुश होता हूं कि ये एक ऐसे दर्शकों का संसार है जो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो और लोगों के लिए भी है। वो और लोगों को भी देखते हैं, वो आपको भी देखते हैं, वो अभिसार को भी देखते हैं, वो और लोगों को भी देखते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है कि मैं ऐसा ही दर्शक संस्थान चाहता हूं जहां सिर्फ मेरे लिए जगह ना हो, जहां आपके लिए भी जगह हो, जहां दूसरे लोगों के लिए जगह हो। और ये एक बहुत साफ समझ हो कि टेलीविजन न्यूज जो है वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का हत्यारा है। ये बात मैं अपने प्राइम टाइम में बोला करता था, और इस बात में मैं कोई अगर मगर नहीं लगाना चाहता हूं। वो आज न कल, मैं इतिहास पर के इंतजार में भी नहीं बैठा हूं। आप वर्तमान में भी देख सकते हैं कि इस लोकतंत्र की हत्या में मीडिया कितना शामिल है, आजाद भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या में। तो ये सारे वो लोग हैं जो YouTube पर आकर उस गोदी मीडिया में, जिसके पास लाखों करोड़ रुपए का विज्ञापन है, जिस पे सरकार 6-6 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, उससे वो बगावत कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। तो ये सारे दर्शक वो जो हैं, ये बीज हैं भविष्य के सुंदर लोकतंत्र की। तो मैं वही एक सवाल कि उन दर्शकों के लिए अब रवीश कुमार क्या करेंगे? जैसे वो जो संस्था थी, उस संस्था से आप अलग हुए, लोगों की जो आदत थी 9 बजे देखने की रवीश की रिपोर्ट और बाद में प्राइम टाइम, अब वो आदत टीवी से वो दूर होना उनकी मजबूरी है। जैसे मैं आपके कमेंट में देख रहा था, कई लोग बाहर से लिख रहे हैं कि मैं NDTV देखता था, अब नहीं देखूंगा, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे हो? जो आपसे भी हो सकता है पूछ रहे होंगे कि क्यों नहीं आ रहे हो। जैसे आपके एक दर्शक का एक कमेंट बताता हूँ। एक दर्शक ने लिखा है आपके उसी 1,37,000 में से एक कमेंट
कि सर मेरे पिताजी की एक आंख ख़राब हो चुकी है, दूसरी में रोशनी बहुत ही कम है, फिर भी वो आपके शो का इंतज़ार करते थे। मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया है कि आप इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन अब बता दूंगा मैं सर, आपको हमेशा याद रखूंगा। मेरे पिताजी की उम्र 70 साल के आसपास है, आपको सुनने के लिए हमेशा 9 बजे बेचैन रहते थे। इस तरह का कुछ लिखा है। मैं उन्हें कहता हूं कि आप छुट्टी पर होंगे शायद। तो ऐसे दर्शकों के लिए, चूंकि यूट्यूब पर आप आ गए हो, कुछ आगे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? हालांकि भविष्य की योजना होगी, लेकिन आपके दर्शक आपकी ज़ुबान से ये सुनना चाहते हो। हाँ, बहुत इस वक्त तो पता नहीं, अभी तो घोंसला घर छूटा है। देखिए, जो मैं प्राइम टाइम बनाता था, वो उस तरह से तो बनना बहुत मुश्किल है। उतना तो कई लोगों का हाथ होता था उसमें। वो एक निजी स्तर पर कर पाएंगे नहीं, अभी बहुत तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा हूँ, उतने संसाधन मेरे नहीं हैं। ये मैं नहीं बोलना चाहता, वरना हमारे सारे दर्शक गाड़ी से लेके लैपटॉप लेके पहुंच जाएंगे। तो मैं ठीक हूँ, आप प्यार दें, बस उतना ही काफ़ी है। उसको समझना है, योग्य काबिल लोगों की तलाश है। तो उतनी जगह भी नहीं है मेरे पास कि मैं वो कर पाऊँगा। बहुत सारा जो न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप बहुत सारे न्यूज़ को वेरीफाई कर पाते थे, बहुत, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। नियमित कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर कोशिश करेंगे कि अभी बीमारी से उठे हैं तो अभी ज़रा ठीक हो जाऊँ 1 हफ्ता और, तो मैं उनकी ज़िंदगी में रहूँ, शायद कुछ और रूप में रहूं। वैसे लोग चाहते हैं कि मैं कोई चैनल बना लूं, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आकर मैं 24 में शपथ ले लूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं घबरा जाता हूं कि इतनी इच्छाएं हैं, मुझे तरह तरह से लोग देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपने बहुत लोड ले लिया है। जो डॉक्टर मेरे मित्र हैं वो फ़ोन करके कहते हैं, खबरदार, जो तुम फिर मशीन की ज़िंदगी में लौटे, पहले अपने हेल्थ को ठीक करो, बहुत बीमार पड़ने लगे हो। उनकी भी सुननी पड़ती है, क्योंकि फिर उन्हीं को फ़ोन करना पड़ता है कि कोई दवा बताइए। तो बहुत तरह के आइडिया हैं लोगों के। कोई चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं इस पेशे को ही छोड़ दूं, मेंटोर बन जाऊं लोगों के। तो कोई चाहता है मैं फिल्मों के स्क्रिप्ट लिख दूं, कोई चाहता है मैं वेब सीरीज़ लिख दूं। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं उसको अभी अलाइन कर रहा हूं। बस यहीं पे अगला सवाल है कि ये सब लोग चाहते हैं, फला 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 दर्शक या शुभचिंतक ये चाहते हैं। मित्र रवीश कुमार क्या चाहता है अपने लिए? मुझे यही काम करना आता है, और ये काम अगर धारा प्रवाह करने के अवसर मुझे मिल जाए तो शायद मुझे इसमें मज़ा आता है। ये काम मतलब जो मैं करता हूँ। जो लोग राजनीति के बारे में सुनना चाहते हैं उन्हें निराशा होगी। मैं उनके लिए अभी कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरे ख्याल में अभी नहीं है। लेकिन अभी नहीं है या कभी? अभी नहीं है, कभी का तो मुझे पता नहीं है। रवीश, आपने कई जगह सेमिनार में या कहीं भाषण में कहीं आपने कहा कि मैं सपने बहुत देखता हूँ। और सपना हर आदमी देखता है, हर आदमी का कोई सपना होता है, किसी का पूरा हो गया होता है, उसके बाद भी कोई सपना होता है, और सपनों का कोई आकार नहीं होता है। तो रवीश कुमार यहाँ तक पहुँच गए, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचने का सपना हज़ारों लड़के मास कॉम मीडिया में जो आ रहे होंगे उनके होंगे। रवीश कुमार का क्या सपना है अब आने वाले दिनों के लिए? मुझे एक सीन, मैं क्रिकेट अब नहीं देखता हूँ, लेकिन जब मैं देखता था तो जिस दिन कोई क्रिकेटर रिटायर होता था, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता था। और इसलिए नहीं कि वो उम्र से रिटायर हो रहा है, उस डिटैचमेंट को मैं उसको महसूस करता था कि वो एक उम्र और एक शिखर पर होने के सफलता, जो भी 100 सेंचुरी बना लिए या 10 सेंचुरी बना लिए, तो वो रिटायर होता था। वो शाम के वक्त जब खेल ख़त्म होता था तो अपना पैड बैट उठाकर वापस जाता था। तो ऐसा ही मैं अपने लिए भी चाहता हूँ कि एक दिन मैं इस पेशे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूँ, और कभी ना लिखूँ, कभी ना बोलूँ, और चुपचाप दुनिया में कहीं खो जाऊँ, दुनिया को ऑब्ज़र्व करूँ, महसूस करूँ, और लोगों से 1 to 1 बातें करूँ। बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल है, यही मैं कहने वाला हूँ कि आजीविका का संकट अलग है। आजीविका भी, और जो होता है, लेकिन ये मेरा सपना है कि अगर आजीविका का संकट नहीं होता तो शायद मैं इसी के साथ कर देता।
वो हाँ। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है ना शायद किसी दोहे में कि जहाज के का पंछी उड़ उड़ कर वापस जहाज नहीं, पर ऐसा आता है। नहीं है। मैं काफ़ी डिटैच्ड आदमी हूँ। मैं किसी को बता रहा था कि मैं कभी किसी महफिल में ताली बजवाने तो नहीं गया। मैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस के एनुअल फंक्शन में मैं नहीं गया। उन्होंने बहुत बुलाया, बहुत प्यार से बुलाया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं वहाँ गया तो वो सिर्फ तालियां बजेंगी, बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। लेकिन मैं वो लोकप्रियता को भुनाने वाला आदमी में से नहीं हूँ। आपने देखा भी नहीं होगा कि बहुत रेयर मैंने ट्वीट किया होगा कि मेरे बारे में ये आर्टिकल छपा है, LA टाइम्स में छपा है, टाइम्स में छपा है, गार्डियन में छपा है। मैंने कभी नहीं किया, जैसा बाकी अंग्रेज़ी के एंकर दिन रात करते रहते हैं। मेरे ऊपर विनय शुक्ला ने फिल्म बनाई, उसका ख्याल करके कि उसने बहुत मेहनत की है तो 2-4 बार लिख दिया। लेकिन उस फिल्म को कहाँ तारीफ़ मिली, कहाँ लोगों ने मेरे बारे में ट्वीट किया, आप उसके बारे में भी बहुत सुनते नहीं होंगे आप कि मैंने इस तो फिल्म वीडियो के, देखा हाँ, जब यूएस में लोग स्टैंड अप, हाँ, कि वो सब भी आप नहीं देखें कि मैं ट्वीट कर रहा हूँ कि मेरी बड़ी तारीफ़ हो रही है, मेरी बहुत लोगों ने इतना अच्छा लिख दिया है, ये लिख दिया है। तो मैं उससे बहुत अलग भी रहता हूँ। मतलब उनसे मैं बहुत प्रभावित भी नहीं हूँ, बहुत स्वीकार करता हूँ सहर्ष, लेकिन मैं उसके साथ जी सकता हूँ। इस 3 साल के दौरान मैं अपने कमरे में जब बंद रहा और उस सेलुलर जेल वाली ज़िंदगी में मैं सुबह शाम टाइप करता रहा, तो कई लोग कहते थे कि तुम इस लोकप्रियता का चस्का है, इसके बिना जी नहीं पाओगे। वो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैं कभी लोकप्रियता का चस्का लेने गया ही नहीं। मैं इतने बड़े-बड़े सम्मेलनों और इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाने को मना कर चुका हूँ। आपको पता नहीं होगा कि मैं हार्वर्ड गया हूँ, आपको पता नहीं होगा कि मैं स्टैनफोर्ड गया हूँ, आपको ये भी पता नहीं होगा कि मैं बर्कले गया हूँ। नहीं मुझे तो पता है, हाँ, क्योंकि मैं मतलब बहुत नजर लोगों रखता को हूँ। हाँ, कहने का मतलब है मैं दिन हाँ, भर दर्शक। ट्वीट नहीं कर रहा जी, हूँ। बिल्कुल। जैसे बाकी अंग्रेजी के जो लोग हैं 24 घंटा ट्वीट कर रहे होते हैं। काफ़ी बड़ी सभा थी वहाँ पे जब मैं बर्कले गया था तो, और हार्वर्ड गया था तो, और कोलंबिया गया था तो। हमने कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में सबको कहता हूँ वहाँ जाने की थोड़ा तैयारी कर लो, पढ़ लो, देखो हो सकता है। उसके बारे में भी कोई ट्वीट या फेसबुक पोस्ट नहीं किया। जहाँ मेरी फिल्म दिखाई गई और जहाँ कमरा इतना भर गया था कि मैं ही बाहर खड़ा था। तो देखा मैंने, मंच पे आ रहे थे तो बहुत सारे हाँ, लोग तो हॉल में फिल्म खड़े होकर खत्म होने तालियां के बजा बाद रहे थे। में मैं एंटर किया, तो इसलिए कि मैं उसमें नहीं रहता हूँ। वो मेरे काम की वजह से, मैं ये जानता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँगा और मेरे दर्शक बड़े सख्त हैं। मैं अच्छा काम करता हूँ तभी वो तारीफ करते हैं, बाकी की नहीं करते हैं। वो लिख देते हैं कि आज का शो एवरेज था। ये भी मुझे कमेंट मिलता था, तो मुझे लिखना पड़ता था कि हर दिन कहाँ से अच्छा करूँगा, देखता हूँ कल कुछ करूँगा। तो वो मैं इससे डिटैच भी हूँ। अगर मेरी आर्थिक शक्ति इतनी होती तो मैं इसी बार हमेशा के लिए इस पेशे को छोड़ देता। अच्छा, और उसके बाद मैं कुछ करता, मैं देश में घूमता, थोड़ा महसूस करता लोगों को, और अब चूंकि करना पड़ेगा तो मुझे यूट्यूब करना पड़ेगा और ये सब चीज़ें जीने के लिए करना पड़ेंगी। तो वो पैसे तो कमाए नहीं मैंने तो अब क्या करें। पर मेरा, आपने चूंकि सपना पूछा तो मैंने सपना बताया। ठीक है, वही मैंने कहा, लेकिन अभी भी कि मेरा सपना है कि मैं इस पेशे को, लिखना बोलना, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकूं, ताकि नए लोग आएं, और मैं अपने जीवन में दूसरों को भी सुनना चाहता हूं। ये मेरी आदत है। मैं बहुत सारे नए रिपोर्टर की रिपोर्ट पढ़ता हूं, अपने फेसबुक पे डालता हूं। आप बड़े बड़े एंकर को देखिए, वो कभी दूसरे रिपोर्टर का नाम नहीं लेते हैं, पूरी जिंदगी में नाम नहीं लेते, कैमरा पर्सन का नाम तक नहीं लेते हैं। ये लोग क्या करेंगे जिंदगी में? क्या मैं लोकप्रियता को गठरी में बांध के अपने साथ ले जाऊंगा दुनिया से? नहीं ले जा सकता। कोई ऐसा तरीका नहीं है, ना मैं किसी अचार की शीशी में बंद कर सकता हूं उसको। ये तो हवा के झोंके की तरह है कि आई और चली गई, वो किसी और के यहां भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसे मेरे पास ठहर जाएगी। और ना मैं अपने दर्शकों को रोक सकता हूं कि आप सिर्फ मेरे होकर रहो या मैं आपका होकर रहूंगा। तो इसलिए मैं काफ़ी नए लोगों की रिपोर्ट पढ़ता हूँ और अपने आप को ट्रेन करता हूँ कि पढ़ो, एक नए रिपोर्टर ने लिखा है, फिर जाके फेसबुक में लिखता हूँ। तो ये अच्छा है कि दूसरों को देखना, दूसरों को के काम को देखना, वो कैसा बोल रहा है, नए खिलाड़ी को आगे आते देखना, ये सब ज़िंदगी की बहुत सुंदर चीज़ें हैं जिसकी अनुभूति होनी चाहिए, जिसकी अनुभूति का सपना हर किसी को देखना चाहिए। अब उसी सपने से है, हालांकि आपने अपनी बात कही, फिर भी हर आदमी कुछ पाना चाहता है हर वक्त। जो कहे कि मैं कुछ नहीं पाना चाहता हूँ, वो संतय को प्राप्त हो चुका है।
लेकिन रवीश कुमार भी कुछ पाना चाहते हैं कि नहीं? जैसे मैं कहूं तो हाँ, मैं पेंशन पाना चाहता हूँ। आप मुझे पेंशन दे दीजिए, इसीलिए मैं पुरानी पेंशन व्यवस्था का समर्थक हूँ। नहीं, ये तो आप मजाक कर नहीं, रहे हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी में तो आप हो नहीं कि आपको पेंशन मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार मुझे पेंशन देगी, मैं जाकर ले लूंगा। नहीं, वो तो नहीं देगी। ना तो कोई देगी नहीं देगी, तब फिर तो मैं चाहता हूँ नहीं, ऐसा कोई मेरा ये पाने वाला सपना नहीं है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अधूरा जो काम, सपना था वो आपको कोई बता दिया। अधूरा, थोड़ा झांको अपने भीतर। मैं इतनी कोई अधूरा ऐसा या तो दूर तक नहीं सोचते हो, नहीं सोचना चाहते। बहुत लोग कहते हैं मैं आज में जीता हूँ, वर्तमान में जीता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो सब तो मटेरियलिस्टिक सपना है कि बच्चे बड़े हो जाएं, कुछ कर लें और थोड़ा ऐसा घर खरीद लें कि जिसमें धूप आती हो। वो तो सब चलता रहता है, लेकिन ऐसा कोई ऐसी कोई चाह नहीं है कि मैं चाहता हूं कि जो भी सपना है वो दूसरों में बड़ा हो जाए और लोग थोड़े जैसे मैं अक्सर कहता था कि अब मुझे समझ में आया कि नागरिक होना सबसे मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है नागरिक होना, और कभी लगता था कि ये सबसे आसान काम है। तो अगर ये बोध आ जाए तो यही सपना है। फिर लोग मैं ऐसा देश नहीं देखना चाहता कि जहाँ जज को डर लगे, और जहाँ जज फैसला दे तो उस फैसले को संदिग्ध निगाह से देखा जाए, जहाँ सर्वोच्च अदालत की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भी किसी वक्त में कमज़ोर नज़र आएँ, जहाँ चुनाव आयोग के आयुक्त या ईडी के लोग हेरा फेरी या फिर उनकी किसी भूमिका पर लोग संदेह करते नज़र आए। लोकतंत्र में रहेगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि जो ईडी में है या जो चुनाव आयोग में है वो उन मर्यादाओं के रक्षक बने, ना कि किसी सरकार की तरफ झुके हुए ज़्यादा नज़र आएँ। 8 साल में जिन तरह के जो प्रश्न उठे हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं कई बार सोचता हूं कि इस देश के लोगों को किसी सरकार से, किसी अतीत के फैसले से नाराज़गी होनी चाहिए, पर क्या इतनी नफ़रत थी कि वो सब चीज़ों को ढहा देना चाहते हैं? क्या वो जानते हैं कि इससे उनका कितना फ़ायदा है या नहीं है? तो ये सब सपने अब व्यक्तिगत तो नहीं है। व्यक्तिगत सपने अब क्या हैं, हेल्थ ठीक रहे और पेंशन जैसी कोई चीज़ की व्यवस्था हो जाए तो फिर ठीक है। नागरिक की बात रवीश, नागरिक और संविधान की बात लगातार कई सालों से करते रहे कि नागरिक होना ज़रूरी है, नागरिक का धर्म और फ़र्ज निभाना, और संविधान का जिक्र अभी भी रवीश ने कहा, उस पर भी हम थोड़ा आगे बात करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा खुल के रवीश के कुछ और पहलू भी बाहर आए, और कुछ वो बातें जो शायद अब तक एनडीटीवी में रहते हुए सेमिनार में या सभा में या गोष्ठियों में शायद बची रह गई होगी। तो एक बात आपने वैसे कहीं कहीं जिक्र किया है कि जब जो लोग आपको बिहार यूपी के लोग देखते होंगे, युवा लड़के जो खास करके इस पत्रकारिता इस पेशे में आते होंगे, तो उसमें आप में उनको अपना अक्स इसलिए भी दिखता होगा क्योंकि आप हिंदी वाले हैं। ट्विटर पर भी आपने लिखा मुझे अंग्रेजी नहीं आती, पर मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। हाँ ठीक है, भोजपुरी है, लेकिन वो मातृभाषा है जहाँ से परवरिश हुई घर में, लेकिन हिंदी आपकी भाषा है, बिहार के हैं। तो मैं वहाँ आना चाह रहा हूँ कि जब जैसे एनडीटीवी का जब हम लोग देखते हैं उस दौर का एनडीटीवी, जब आप एनडीटीवी में आए थे 96, 97, 98, 99, जब आप खुद कहते हैं कि आप चिट्ठियाँ छांटा करते थे, उस दौर में भी एनडीटीवी का बहुत हिंदी में कहें भौकाल था। एनडीटीवी अंग्रेजी था, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग, विदेशों से पढ़े हुए लोग, चमकते चेहरे। तो बड़ा मतलब मैं भी हिंदी वाला हूँ, बिहार का हूँ, अंग्रेजी नहीं आती, मैं वैसे बोला नहीं, लेकिन आती चलो मुझे भी नहीं है, लेकिन एक डर सा लगता था उस माहौल से, सूटेड बूटेड उन लोगों से, डर मतलब साइकोलॉजिकल डर। तो आप भी उस डर के कैदी रहे या नहीं रहे, और रहे तो निकले कैसे? मैं थोड़ा उस यात्रा में झांकना चाहता हूं। हाँ, उस भौकाल को हमेशा एनडीटीवी के इस भौकाल को एक ही तरह से समझा गया कि वहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले आते थे। हालांकि एक का तो कितना ख़राब प्रदर्शन आप देख ही रहे हैं, कोई जो अंग्रेज़ी को उन्होंने क्या हालत कर दी है अंग्रेज़ी की, जिस अंग्रेज़ी को हिंदुस्तान में सीखने के लिए माँ बाप कितने लाख रुपए खर्च कर देते हैं, और उस अंग्रेज़ी में वो जहर ही फैला रहे हैं भाई साहब। तो वो भी वहीं थे, लेकिन हाँ, तो ऐसे भी लोग थे, पर वो भौकाल एक था एनडीटीवी के प्रोडक्शन क्वालिटी का, रिपोर्ट और शूटिंग, ग्राफिक्स।
ये सब इस उम्दा तरीके से होता था ना कि वो चैलेंज बन जाता था दूसरे लोगों में, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पाते थे, तो वो एक थ्रेट होता था। उन्हें लगता था कि ये शायद ये 2-4 एक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वालों की वजह से है, पर वहाँ सारे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले नहीं थे, और जो थे तो मुझे तो उनके हिसाब से तो मुझे उस यूनिवर्सिटी पे फ़ख्र नहीं है। वो ज़रूर उनके ख़राब स्टूडेंट यहाँ आए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को, मतलब इनके परफॉर्मेंस को देखकर कम से कम रिव्यू करना चाहिए कि इंडिया में जो पब्लिक स्पेस में उनके स्टूडेंट्स हैं वो इतने ख़राब क्यों हैं। लेकिन आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें एक बात उसकी होती है, सहजता की होती है, नैसर्गिक अधिकार बोध की होती है, जिसको अंग्रेजी में एंटाइटलमेंट कहते हैं। वो ज़रूर कम लगता था, क्योंकि मेरी शुरुआत चिट्ठी छांटने से हुई थी। पर उसी अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग आगे आए जिन्होंने देखा, मुझे समझा, मुझसे मदद ली, मुझे मदद की काफ़ी, तो वो भी एक अनुभव है। पर वो जो पूरी प्रक्रिया है जिसकी तरफ आप पूछना चाह रहे हैं, वो इतनी आसान नहीं है, इतनी सरल नहीं है कि उसको एक इंटरव्यू में कहा जा सके। लेकिन हाँ, मतलब हर समय नाप-तौल, चूँकि बहुत नीचे से आप शुरू कर, बहुत दिनों तक लोग याद दिलाते रहे कि तुम मना कर देते हो, तुम याद करो तुम यहाँ चिट्ठी छांटते थे। तो जब मैं एंकरिंग में आया तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना भी कहता था कि मैं नहीं करूँगा, और जो कह दिया सो नहीं किया मैंने उसमें। तो वो उसमें लोग याद दिलाते थे कि ये धारणा बन रही है कि तुम हर चीज़ में मना कर देते हो, तुम यहाँ चिट्ठी छांटा करते थे, ये भी तो देखो एंकर बन गए हो। तो मैं कौन सा चाहता था एंकर बनना, मैं तो रिपोर्टर बन के खुश था, वो तो मेरी मर्जी थी नहीं कि मैं एंकर बनना। तो वो एक स्ट्रगल रहा, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि जहाँ से ये पढ़ के आए हैं वहीं से पढ़ के मेरे टीचर भी आए हैं, उसी येल यूनिवर्सिटी से, उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और इनसे कहीं ज़्यादा काबिल लोग हैं। तो मैं बहुत दुनिया के बेहतरीन इतिहासकारों का छात्र रहा था, तो मैं हमेशा इस बात को याद रखता था कि किसने मुझे पढ़ाया है। और तो वो जिस यूनिवर्सिटी, भले उस यूनिवर्सिटी की मेरी डिग्री नहीं थी और मैं कभी सोचता भी नहीं था, मेरे टीचर कहते थे कि तुम अगर हिस्ट्री में रहोगे तो आगे जाओगे। मैं कहता था सर मुझे 4 लाइन अंग्रेज़ी नहीं आती है, अब इस भाषा में पूरी ज़िंदगी नहीं निकालनी है इसको सीखने में, तो मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ। लेकिन उन्हीं यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया, मेरे लेख का अनुवाद करवाया उन्होंने खुद ही, मैं जाके वहाँ हिंदी में बोला। तो वो दुनिया जिसे हम बंद समझते हैं वो खुली हुई दुनिया है। उसी अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग में भी आते हैं कि आपका टेक्स्ट क्या, लाइए हम ट्रांसलेट करते हैं। तो हम हमेशा एक अलग तरह के बाइनरी में देखते हैं कि वो अंग्रेज़ी है तो हिंदी के विरोध में है, ऐसी बात नहीं है। जो वहाँ हिंदी में भी जो हिंदी बोलने वाले भी बहुत तरह से ख़राब लोग हैं, उसी तरह से अंग्रेज़ी बोलने वाले में भी बहुत सारे ख़राब हैं। हर कोई वहाँ क्रीम नहीं है कुछ फटे हुए दूध भी हैं मतलब ये भी है। तो ये धारणा मैं समझ रहा था वहाँ पे, तो उसको नेविगेट करने में मुझे काफ़ी कुछ सीखना पड़ा। कैसे किया? कभी बहुत मुश्किल था, कभी पसीने छूटते बहुत ज़्यादा, बहुत कई बार तो मैं पीछे के दरवाजे से ऑफिस जाता था, पर वही लोग मुझे हेल्प भी करते थे कि इतना मत घबराओ, थोड़ा सा नॉर्मल रहा करो। साधारण कपड़े पहनता था तो वही लोग कॉम्बिनेशन बता देते थे कि ऐसा भी पहन सकते हो, यार पैसे नहीं है तो ठीक है सेल में खरीद लेना ऐसे। तो बहुत कुशन भी मिलता रहा। तो इसीलिए वही मैं कहता हूँ कि बहुत ख़राब यादें हैं, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत अच्छी यादें भी हैं। कब कौन सा बात कही जाए और वो क्या हो जाए तो उसका अनुपात बिगड़ जाता है। लेकिन बहुत अच्छे लोग सहयात्री मिले, ये तो मैं कहूँगा कि जिन्होंने पीछे से आकर जब देखा कि इसे गिराने की कोशिश हो रही है तो पीछे से सहारा बन जाते थे। गिराने की भी कोशिश बहुत तो कुछ बहुत किस्से हैं। मैं एनडीटीवी के इतिहास में शायद मैंने लिखा था अपनी चिट्ठी में कि मैं डिमोट हुआ था। हाँ, वो मैंने पढ़ा तो मैं समझ में नहीं आया। मैं रिपोर्टर बनाया गया था, तो कुछ ऐसा कुछ हर दफ्तर में वो मैंने पढ़ा डिमोट वाला, तो मुझे लगा इसमें डिमोट क्या हुआ, जरा वो थोड़ा। वो ट्रांसलेटर से चिट्ठी छांटने से ट्रांसलेटर बना, ट्रांसलेटर से रिपोर्टर बना, तो कुछ साजिशें हुई तो 2 ही महीने में डिमोट हो गया, जबकि इतनी सारी रिपोर्ट की थी। तो खैर जिस आधार पर करके क्या कर दिया गया कि आप रिपोर्ट वापस डेस्क पे, कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही, ऐसे नहीं कि कोई आपने रिपोर्टिंग में गलती कर दी, वो सब नहीं। तो फिर लेकिन उसी में से कुछ लोग सपोर्ट करने वाले भी आ गए और बहुत नाराज़ हो गए कि ये क्या है, ये सब चीज़ें तो यहाँ होती नहीं हैं।
पर ये कैसी हो गई। तो हिंदी के लोगों के भी काम करने की जो मानसिकता है वो एक दूसरे तरीके की बहुत हुआ करती थी, बहुत सामंती या अपना अतीत थोपने की। तो उनसे मैंने सीखा कि मैं अपना अतीत किसी पे नहीं थोपता हूँ कि उन्होंने नहीं मैंने इतना काम किया तो आप भी इतना काम करो। तो मेरे साथ जो लोग काम करते थे मैं कहता था मैं काम कर रहा हूँ, आप क्यों बैठे, आप जाइएगा यहाँ से, घर जाइए। तो नहीं सर अभी 8 ही बजे, मैं कि आपका काम खत्म हो गया, आप जाइए घर, पार्टी कीजिए आप लाइफ में, मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। तो वो सब उन सब का एक मानसिक आघात होता है और कई साल लग जाते हैं, उबरते हैं आप, कई बार उबर भी नहीं पाते हैं। कई बार आपको बहुत याद आता है तो बहुत गुस्सा भी आता है कि, तो ये सब तो होता